हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 26 मार्च 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 148वें संसदीय सम्मेलन यानी पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस देश में किया गया है? आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड में अभी हाल ही में 148वें पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने। याद रखिएगा कि ये जो 148वां पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस है, इसका आयोजन स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में किया गया है। दोस्तों, यह सम्मेलन अंतर संसदीय संघ यानी आईपीयू के द्वारा आयोजित किया गया है। आपको याद रखना है कि जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है, इसमें 180 देश शामिल हैं। इस संगठन की स्थापना 1889 में अंतर संसदीय कांग्रेस के रूप में की गई थी। इसके संस्थापक हैं फ्रांस के राजनेता फ्रेडरिक पासी और यूके के विलियम रैंडल क्रेमर। तो इनके द्वारा आईपीयू की स्थापना की गई थी। दोस्तों, आईपीयू का काम होता है विभिन्न देशों के लिए राजनीतिक बहुपक्षीय वार्ता यानी कि पॉलिटिकल मल्टीलैटरल नेगोशिएशन आयोजित करवाना। ठीक है, तो इसमें विभिन्न देश आपस में मिलते हैं और पॉलिटिकल चर्चा करते हैं। चलिए कुछ प्रमुख सम्मेलन डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन साउथ कोरिया में आयोजित किया गया है। साउथ कोरिया की जो कैपिटल है सियोल, वहां पर लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 का आयोजन गुवाहाटी असम में किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत टैक्स 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। रायसीना डायलॉग का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप मीटिंग 2024 का आयोजन ब्राजील में किया गया है। G77 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन युगांडा में किया गया है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई यूएई में किया गया है। दोस्तों, ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 है, इसको आप जरूर नोट करिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। खनन मंत्रियों का सम्मेलन 2024 भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2024 बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। इसके अलावा एंटी डोपिंग सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो ये हैं हाल ही में आयोजित किए गए कुछ प्रमुख सम्मेलन। यहाँ पर बात आई थी स्विट्जरलैंड की, तो इसके बारे में भी कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो स्विट्जरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कैपिटल है इसकी बर्न। राष्ट्रपति हैं वियोला एम हर्ड। दोस्तों, यहाँ की करेंसी जरूर आप याद रखिएगा। यहाँ की करेंसी है स्विस फ्रैंक। दोस्तों, स्विट्जरलैंड से आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? तो स्विट्जरलैंड में बहुत सारे संगठनों के मुख्यालय हैं, जैसे WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो चलिए डिस्कस करते हैं वो कौन कौन से संगठन है जिनके मुख्यालय जेनेवा में है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन और UNAIDS, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। इसके अलावा व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, मानवाधिकार के लिए उच्चायुक्त का कार्यालय और शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त। तो इन सभी के हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, PDF क्लास, नोट, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर ही मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के लिए सहायता राशि बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए करने का ऐलान किया है? आंसर हो जाएगा भूटान।
यानी भूटान को अब सहायता राशि के रूप में 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले 5,000 करोड़ रुपए दिए जाते थे, यानी 2019 से 2024 तक के लिए भूटान के लिए जो सहायता राशि थी वो थी 5,000 करोड़ की। लेकिन अब इस राशि को 2 गुना कर दिया गया है। तो 2024 से 2029 तक के लिए भूटान के लिए जो सहायता राशि है वो है 10,000 करोड़ की। दोस्तों, भूटान के द्वारा इस राशि का उपयोग अपनी पंचवर्षीय योजना के लिए किया जाएगा, यानी जो भूटान में पंचवर्षीय योजना चल रही है उनके लिए इस राशि का यूज किया जाएगा। तो दोस्तों, भूटान की बात आई है तो भूटान में अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को एक सम्मान मिला है और वो सम्मान है ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप जरूर नोट करिएगा। चलिए बात करते हैं भूटान की। तो भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। और यहाँ के राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। प्राइम मिनिस्टर हैं सेरिंग टोब्गे। काफी इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है। करेंसी है नगुल्ट्रम और भारतीय रुपया, तो ये दोनों करेंसी वहां पर चलती हैं। यहाँ पर भूटान की लोकेशन देख सकते हैं। भूटान की सीमा भारतीय राज्यों से लगती है, तो वो कौन कौन से भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमा भूटान से लगती है? तो पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा राज्य है असम, और दोस्तों तीसरा राज्य है पश्चिम बंगाल, और चौथा राज्य है सिक्किम। तो इन 4 राज्यों की सीमा भूटान से लगती है। दोस्तों, अभी हाल ही में भूटान के द्वारा रूबेला को सफलतापूर्वक समाप्त किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में रूबेला को सफलतापूर्वक किस देश ने समाप्त किया है? तो भूटान ने समाप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध से निपटने के लिए सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने किसके साथ वर्किंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा यूरोपोल। तो अब यूरोपोल और सीबीआई दोनों मिलकर के अपराध से निपटने का काम करेंगे। दोस्तों, सीबीआई और यूरोपोल इस सहयोग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अपराध नेटवर्क द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर बात आई है सीबीआई की और यूरोपोल की, तो इन दोनों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले सीबीआई की। तो सीबीआई एक भारतीय जांच एजेंसी है और इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो काफ़ी चर्चा में रहती है सीबीआई, तो इसके बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है। इसकी स्थापना 1963 में की गई थी और यह भारत सरकार की प्रमुख इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। इसके वर्तमान में डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों, सीबीआई का काम होता है क्रिमिनल और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए मुद्दों की इन्वेस्टिगेशन करना। यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधीन काम करता है, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। बात करते हैं यूरोपोल की। तो यूरोपोल यूरोपीय यूनियन की एक कानून प्रवर्तन एजेंसी यानी कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर द हैग नीदरलैंड में है और कार्यकारी निदेशक हैं कैथरीन डी बोले। दोस्तों, यहाँ पर बात आई है द हैग की, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे का मुख्यालय भी कहाँ है? द हैग में। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि यूरोपोल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है? द हैग में। और ये कहाँ स्थित है? नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धम कैलीग्राफी ऑफ संस्कृत हेरोनिमस और संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स फ्रॉम जापान पुस्तकों का विमोचन कहाँ किया गया है? तो इन दोनों पुस्तकों को अभी हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला संस्थान दिल्ली में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो पुस्तकों के नाम जरूर नोट करिएगा। दोस्तों, दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला संस्थान में भारत और जापान के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों पर लिखी गई 2 पुस्तकों सिद्धम कैलीग्राफी ऑफ संस्कृत हेरोनिमस और संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स फ्रॉम जापान का विमोचन किया गया है। ठीक है, तो आप इन पुस्तकों को जरूर याद रखिएगा कि ये जापान और भारत के बीच में जो सांस्कृतिक संबंध हैं उन पर लिखी गई हैं। दोस्तों, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट की अगर हम बात करें तो यह एक रिसर्च और एकेडमिक रिसर्च सेंटर है। इसकी शुरुआत हुई थी 19 नवंबर 1985 को। चलिए दोस्तों, कुछ ऐसी पुस्तकें डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं और अभी हाल ही में रिलीज की गई हैं। तो एलन मस्क पुस्तक को लिखा है वाल्टर इसाक्सन ने। नथिंग वट द ट्रुथ पुस्तक को लिखा है ऋषभ शाह ने। हाउ द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड पुस्तक को लिखा है नीरजा चौधरी ने। कृष्णा द सेवेंथ सेंस पुस्तक को लिखा है AK भट्टाचार्य ने। इसके अलावा रिंग साइड पुस्तक को लिखा है डॉक्टर विजय डर्रा ने।
आज़ाद पुस्तक को लिखा है गुलाम नबी आज़ाद ने। इरफान ए लाइफ इन मूवी पुस्तक को लिखा है शुभ्रा गुप्ता ने। रिफ्लेक्शंस पुस्तक को लिखा है नारायण बाघुल ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, तो इनको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वो कौन सी नेबरिंग कंट्री है जो 26 मार्च को अपना नेशनल डे मनाती है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में 26 मार्च को नेशनल डे मनाया जाता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की पाकिस्तान से आज़ादी की घोषणा की गई थी। यानी कि 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश ने अपने आप को पाकिस्तान से आज़ाद घोषित किया था। इसलिए 26 मार्च को नेशनल डे मनाया जाता है बांग्लादेश में, यानी बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों जैसे ही बांग्लादेश ने 26 मार्च 1971 को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, तो पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेशियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और फिर बांग्लादेशियों और जो पाकिस्तान की सेना थी तो उनके बीच में एक सिविल वॉर हो जाती है। और जो बांग्लादेश की तरफ से एक सेना जैसी एक टुकड़ी बनी थी जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी। तो मुक्ति वाहिनी और पाकिस्तानी सेना के बीच में युद्ध चल रहा था और उसमें भारत के जो सोल्जर्स थे उन्होंने भी इसमें हिस्सा ले लिया था और मुक्ति वाहिनी की सहायता की थी। फिर इसके बाद पाकिस्तान की सेना ने 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। लगभग 90,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। फिर इसके बाद 16 दिसंबर को बांग्लादेश में विजय दिवस भी मनाया जाता है, विक्ट्री डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। बांग्लादेश के बारे में कुछ और पॉइंट जानने की कोशिश करते हैं। तो बांग्लादेश को स्वतंत्रता से पहले पूर्वी पाकिस्तान यानी ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ईस्ट पाकिस्तान और ये फिर जाकर के क्या बन गया? बांग्लादेश। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कौन कहे जाते हैं? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी है टका और अभी वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद भी कहा जाता है। दोस्तों 26 मार्च को एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, वो है वर्ल्ड पर्पल डे। तो वर्ल्ड पर्पल डे कब मनाया जाता है? 26 मार्च को। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो जो एपिलेप्सी है या मिर्गी है तो उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पर्पल डे मनाया जाता है 26 मार्च को। इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी 2008 से। अगर हम एपिलेप्सी की बात करें तो यह हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एक विकार है। ठीक है, यानी एपिलेप्सी हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ एक रोग है जिसमें मस्तिष्क की जो गतिविधि होती है वो असमान हो जाती है। ठीक है, और व्यक्ति को दौरे पड़ने लगते हैं। 2024 की थीम जरूर आप याद रखिएगा। थीम है लेट्स टॉक अबाउट एपिलेप्सी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं, यानी इसकी थीम नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत डायमंड बोर्ड्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा गोविंद ढोलकिया। तो गोविंद ढोलकिया सूरत डायमंड बोर्ड्स के नए अध्यक्ष बने हैं। याद रखिएगा गोविंद ढोलकिया राज्यसभा के सांसद भी हैं गुजरात से। उन्होंने वल्लभ भाई पटेल लखानी का स्थान ग्रहण किया है, यानी कि सूरत डायमंड बोर्ड्स के इससे पहले अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल लखानी। सूरत डायमंड बोर्ड्स की बात करें तो यह एक गैर लाभकारी संगठन है और यह एक हीरा व्यापार केंद्र है। ठीक है, तो गुजरात में जो सूरत में हीरा व्यापार केंद्र है उसे सूरत डायमंड बोर्ड्स बोला जाता है। दोस्तों सूरत डायमंड बोर्ड्स का जो भवन है, ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन है। यानी दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग कौन है? सूरत डायमंड बोर्ड्स। अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया था 17 दिसंबर 2023 को। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों रिसेंट में किए गए कुछ अपॉइंटमेंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मरियम मेमन मैथ्यू डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष बनी हैं। नवीन जिंदल इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। हिमांशु अग्रवाल की बात करें तो वो जालंधर के नए डिप्टी कमिश्नर बने हैं। एमबी राव भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बने हैं। किरण रिजिजू खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बने हैं और मुस्तफा सुलेमान माइक्रोसॉफ्ट के नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रमुख बने हैं। दीपक कुमार को अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए गृह सचिव का पदभार दिया गया है। संजय मुखर्जी पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी बने हैं। विनय कुमार रूस में भारत के एम्बेसडर बने हैं और टी आर्मस्ट्रॉन्ग चांगसन क्यूबा में भारत के एम्बेसडर बने हैं।
तो ये हैं हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एमटीबी वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया है, यह किस रोग से रिलेटेड है? आंसर हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस। तो टीबी से रिलेटेड है एमटीबी वैक्सीन, तो इसका भी हाल ही में क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया है। तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने तपेदिक यानी टीबी के टीके एमटीबी वैक का वयस्कों पर चिकित्सीय परीक्षण शुरू किया है। ठीक है, यानी एडल्ट्स पर अभी हाल ही में इसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा। दोस्तों, भारत बायोटेक के अनुसार यह टीबी का पहला टीका है या पहली वैक्सीन है टीबी की। स्पेन की दवा निर्माता कंपनी है बायोफ्रेबी, तो उसने मानव स्रोत से इस वैक्सीन को तैयार किया है। 24 मार्च को आप याद रखिएगा टीबी दिवस मनाया जाता है। 2024 में विश्व टीबी दिवस की थीम क्या थी? यस वी कैन एंड टीबी। दोस्तों, वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच के द्वारा टीबी के बैक्टीरिया की खोज की गई थी। आपको याद रखना है कि जो टीबी का बैक्टीरिया है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो इस बैक्टीरिया के कारण टीबी रोग होता है और ये हमारे लंग्स को प्रभावित करता है, यानी हमारे जो फेफड़े होते हैं उसको प्रभावित करने वाला रोग माना जाता है। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन का नाम क्या है? इकीस्कच। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन का क्या नाम है? हैबिस्योर। निपाह वायरस की वैक्सीन का क्या नाम है? CHADO-1 निपाह बी। मलेरिया के लिए वैक्सीन का नाम क्या है? R21 मैट्रिक्स एम। भारत का पहला स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कौन है? कोवैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक ने बनाया था। दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन कौन है? स्पुतनिक 5। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, WTT यानी कि वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर बेरूत स्पर्धा में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं श्रीजा अकुला। तो उन्होंने WTT फीडर बेरूत स्पर्धा में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में लेबनान की कैपिटल है बेरूत, तो वहां पर WTT फीडर बेरूत स्पर्धा 2024 का आयोजन किया गया है, जिसमें श्रीजा अकुला ने महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। अकुला ने लग्जमबर्ग की सारा दे नुट्टे को हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों, अभी हाल ही में WTT फीडर बेरूत स्पर्धा में पुरुष सिंगल्स का खिताब भारत के साथियान ज्ञानसेकरन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, अमूल ने किस देश में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय कारोबार शुरू किया है? तो अमूल के द्वारा भी हाल ही में अमेरिका में अपना अंतरराष्ट्रीय कारोबार यानी इंटरनेशनल बिजनेस शुरू किया गया है। तो दोस्तों, भारतीय डेयरी ब्रांड है अमूल, तो उसने अमेरिका में अपने प्रोडक्ट बेचने शुरू कर दिए हैं, यानी कि अब अमूल के प्रोडक्ट आपको अमेरिका में भी मिल जाएंगे। अमूल का फुल फॉर्म होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसके संस्थापक हैं त्रिभुवन दास पटेल। हेडक्वार्टर इसका आनंद गुजरात में है और टैगलाइन है इसकी टेस्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? वर्गीज कुरियन। और श्वेत क्रांति का संबंध मिल्क प्रोडक्शन से है। सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन है? भारत। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार 2021-22 में विश्व दुग्ध उत्पादन में भारत का योगदान 24% रहा है। 2022-23 के दौरान भारत में दूध उत्पादन 230.58 मिलियन टन होने का अनुमान है। सबसे अधिक दूध उत्पादक राज्य कौन है भारत में? वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिशूल ड्रोन को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो गरुण एरोस्पेस कंपनी के द्वारा अभी हाल ही में त्रिशूल नामक ड्रोन लॉन्च किया गया है और यह ड्रोन सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन है, यानी बॉर्डर पेट्रोल सर्विलेंस ड्रोन है, यानी सीमा पर इसके द्वारा गश्ती की जा सकती है। तो बॉर्डर पर अगर कोई आवाजाही हो रही है या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ रही है या फिर यातायात का आकलन करना हो तो इसके लिए त्रिशूल ड्रोन का उपयोग किया जा सकता है। गरुण एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो यह चेन्नई में स्थित एक ड्रोन स्टार्टअप कंपनी है। इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। इसके संस्थापक हैं अग्निश्वर जयप्रकाश और रीतिका मोहन। दोस्तों, भारतीय क्रिकेटर हैं महेंद्र सिंह धोनी, तो वो इसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और इसके वो शेयर होल्डर भी हैं।
यानी कि उनका शेयर भी इसमें है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, साइमन हैरिस किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? आयरलैंड। वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? वीना अग्रवाल और जेम्स बायस को। इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी ISA के अध्यक्ष कौन बने हैं? नवीन जिंदल। पृथ्वी के सबसे दूरस्थ पॉइंट नेमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? क्रिस ब्राउन। 26 मार्च 2024 को चिपको आंदोलन की कौन सी भी वर्षगांठ मनाई जाएगी? तो 50वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहले प्रस्ताव को किसने अनुमोदित किया है? यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ने। हाल ही में किस अंतरिक्ष दूरबीन के द्वारा शिव और शक्ति नामक तारों की दो प्राचीन धाराओं को खोजा गया है? तो गया अंतरिक्ष दूरबीन के द्वारा। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। किस देश के डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में शुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है या सफल ट्रांसप्लांट किया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के प्रमुख शोध संस्थान। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर गुजरात में है, भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में है, भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता में है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। तो ये सभी रिसर्च सेंटर आप नोट कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन है, सेरिंग टोब्गे किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।